हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। जो सिलेबस है हम इसमें कवर करेंगे फार्मेसी का सिलेबस। वैसे तो ये बेनिफिशियल होगा, नर्सिंग के लिए भी कर सकते हैं। इंटर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये सिलेबस काफ़ी चीज़ें कवर करती हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज़ ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी और एनी बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्या कंपोजिशन है, कौन से टिश्यूज़ हैं, कौन से सेल्स हैं, क्या सिक्रीशन है, वो सारी चीज़ें हम, चाहे वो बॉडी का पार्ट्स हो या होल बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में, है ना। तो एनाटॉमी इज़ ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी और एनी बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। नेक्स्ट टर्म है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हाउ दैट बॉडी पार्ट्स वर्क्स, हाउ दे फंक्शन टुगेदर। सपोज़ हमने स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एनाटॉमी पढ़ ली स्टमक की। अब हम देखेंगे कि स्टमक का वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो हम किसी भी पार्ट्स का अगर हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो वो सारा फंक्शन हम किस में पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी में, ठीक है। हाउ बॉडी वर्क्स नॉर्मली, नॉर्मल फंक्शन हम पढ़ेंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर एनाटॉमी में, उसका नॉर्मल फंक्शन हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी से एक जुड़ता हुआ टर्म और आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथो लग गया इसमें। अब हम जो भी कुछ देख रहे थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? एनी चेंजेस, एबनॉर्मल चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर और इट्स फंक्शन। एनी चेंजेस इन देयर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड नॉर्मल फंक्शन, वो सारी एबनॉर्मलिटीज़ हम पढ़ेंगे किस में? हम सारी एबनॉर्मलिटीज़ किस पे पढ़ेंगे? पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी एक तरह से हम डिजीज़ जितने पढ़ेंगे, सपोज़ कर लीजिए स्टमक है, अगर उसमें अल्सर डेवलप हो गया तो उस अल्सर के बारे में हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी इज़ ए एबनॉर्मल चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, उसी में हम देखेंगे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हमारी बॉडी को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसको हम समझने के लिए सबसे इजी तरीका अपनाएंगे कि बिल्डिंग हम देखेंगे। ये बिल्डिंग को हम कैसे ऑर्गेनाइज किए हैं, बिल्डिंग का रॉ मटेरियल क्या है। बिल्डिंग का रॉ मटेरियल मिट्टी, बालू, इन सबको मिलाकर एक ईंट बनाई गई है। एक ईंट, फिर बहुत सारे ईंट को हम अरेंज करते हैं, एक दीवार बनाते हैं, रूफ़ पे बिछा दिया तो रूफ़ कहने लगे, फ्लोर बना दिया, और सारे जो दीवार और रूफ़ और फ्लोर मिलाकर एक रूम तैयार हो गया। ऐसे बहुत सारे रूम जब बन जाते हैं तो एक सिस्टम तैयार हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बिल्डिंग सिस्टम। और सारा जो बिल्डिंग में जो भी चीज़ें हैं, पाइपलाइन बिछा दी गई, वायरिंग कर दी गई, फैन लगा दिया गया, किचन, टॉयलेट, सब कुछ एक, सब कुछ सारे सिस्टम जब वो नॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं, तो इसी को हमने कह दिया बिल्डिंग तैयार हो गई। इसी बिल्डिंग को हम एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं और उसी तरीके से हमारा बॉडी इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। केमिकल लेवल क्या है? केमिकल लेवल मतलब हमारी बॉडी केमिकल, उसका केमिकली स्ट्रक्चर क्या है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। तो केमिकली किसका बना हुआ है हमारी बॉडी? एटम्स और मॉलिक्यूल से। एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस और आयरन, ऐसे बहुत सारे एटम्स, और ये एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड।
तो अभी देखा जाए तो हमारी बॉडी में ये सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारी बॉडी कंबाइनली कहने का मतलब फाइनली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो उन्हीं अगर देखा जाए तो ये केमिकल लेवल है, रॉ मटेरियल, जिसको मैंने बताया ना कि बिल्डिंग का रॉ मटेरियल मिट्टी और बालू से ईंट बनाया गया। अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, इन सब को कंबाइनली ये सब मिल करके एक और बना देते हैं, सेलुलर लेवल तैयार करते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है? सेलुलर लेवल। तो सेल, एक जो सेल तैयार हो गई, जो बिल्डिंग की एक इकाई यूनिट यानी ईंट तैयार हो गई, वैसे हमारी बॉडी की जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो क्या है? हमारा सेल। एक सेल, एक ईंट बिल्डिंग का, हमारी बॉडी का एक सेल। इसी सेल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो वो सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उस सेल के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेवल ये हो गया सेल। ठीक है भाई, अब उससे और एक नेक्स्ट लेवल जाएंगे तो उसी को हम कहेंगे टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है? ईंट को अरेंज कर कर हमने क्या बना दिया था? दीवार। वैसे ही सारे सेल्स को हमने कंबाइनली अरेंज कर कर क्या बना दिया? टिश्यू। सेल्स, a group of cells combine to form a tissue। ये टिश्यू हम चार तरह से पढ़ेंगे। चार तरह के टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। तो चार तरह के हम टिश्यू पढ़ेंगे। तो वही जैसे हो गया, कुछ नहीं है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू कह दिए। ठीक है, उनके अरेंजमेंट, उनके साइज़ और शेप के आधार पे, उनके फंक्शन के आधार पे हमने उनको डिवाइड कर दिया चार तरह के टिश्यूज़ में: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। नेक्स्ट हायर लेवल पे जाएंगे तो ऑर्गन लेवल कहते हैं। ऑर्गन लेवल क्या है? एक रूम, दीवार, चार दीवार, रूफ, फ्लोर मिलाकर क्या बनाया? एक रूम बन गया। वैसे ही ये चारों तरह के टिश्यूज़, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे मिल करके एक ऑर्गन तैयार कर देते हैं। एक बॉडी का पार्ट जिसको हम ऑर्गन कहते हैं। सपोज कर लिए स्टमक पढ़ रहे हैं आप, लीवर पढ़ रहे हैं, हार्ट पढ़ रहे हैं, तो इनमें ये चारों तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एपिथेलियल भी होगा स्टमक में, इंटरनल बॉडी में, और स्टमक में कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, मसल टिश्यू भी होगा जिसकी वजह से वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, और नर्व टिश्यू होगा जो एक तरह से उसको स्टिमुलेट करेगा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। तो ये चारों तरह के टिश्यू यानी ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, एक ऑर्गन तैयार हो गया। अब ऐसे ही कई ऑर्गन, कई रूम जैसे मिल जाते हैं तभी बिल्डिंग बनेगी, सिस्टम बनेगा। अब इसी तरीके से कई ऑर्गन मिल करके एक और डेवलप करते हैं और हायर लेवल पे सिस्टम तैयार करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम तैयार करते हैं। वो सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। सपोज कर लीजिए यूरिनरी सिस्टम क्या है? यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेटर होगा, किडनी होगा। तो ये सारे ग्रुप जो ऑर्गन्स हैं ये सारे कंबाइन होकर एक सिस्टम तैयार करेंगे। क्या नाम दिया उसको? यूरिनरी सिस्टम। ऐसे ही स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम और तैयार करेंगे जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम काम इनका डाइजेशन होगा। तो ये सारे ऑर्गन्स जो मिल करके एक सिस्टम तैयार करते हैं, इनका एक ही स्पेसिफिक फंक्शन होगा। स्टमक का स्पेसिफिक फंक्शन डाइजेशन है, यूरिनरी ब्लैडर का एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोलाई, ये सब रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो सब सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो सारे सिस्टम हम पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल में, यूनिट में पढ़ेंगे हम। अब वो सारे सिस्टम, जब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम एक साथ
टुगेदर एक साथ काम करने लगेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई एक नॉर्मल बॉडी तैयार हो गई, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहेंगे इंडिविजुअल, वो पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो वो नेक्स्ट लेवल हो गया ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो 6 लेवल में हमने डिवाइड किया, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल और एक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हमारी बॉडी अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये आप कर लीजिएगा।